साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड इतिहास को शुरू करेंगे। आपने अभी जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था या इससे पहले जो आपका कनिष्ठ सहायक या स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, तो आपने उस पेपर के अनुसार देख ही लिया होगा कि आयोग की अप्रोच क्या थी, आयोग किस प्रकार जो कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं उनको डाल रहा है। और एक अच्छी समझ के साथ आपको उत्तराखंड इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप उत्तराखंड इतिहास को एक बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, एक बेहतर तरीके से उसमें स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास की बात आती है तो उत्तराखंड इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके परिप्रेक्ष्य में, या आप अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके परिप्रेक्ष्य में, या फिर आपको जनरल नॉलेज जो है उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड इतिहास क्या था, कैसे कैसे यहाँ पर प्रजातियों का निवास रहता है, कैसे कैसे यहाँ पर वंश यहाँ पर शासन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक्स के साथ पढ़िए और बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं आपको टच करा जाऊँगा। तो आज हम BS नेगी का चैप्टर पढ़ेंगे, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों में कहा जाता है कि जो सबसे पहले उत्तराखंड में प्रजाति थी वह कोल प्रजाति थी। यहाँ पर देखेंगे कोल प्रजाति यहाँ पर सबसे पहले निवास करती थी, जिसका विवरण हमें कौन देता है? शिव प्रसाद डबराल चारण कहते हैं कि जो कोल प्रजाति थी वह हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल थी। उत्तराखंड में जो प्रथम प्रजाति थी वह कोल प्रजाति को माना जाता है। कोल प्रजाति को माना जाता है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे होते थे? कुरूप और भद्दे होते थे, यानी कि यह दिखने में कुरूप और भद्दे होते थे। इसके बाद बात करेंगे कि कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नामों से मिला। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि पूरा साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर के नाम से मिलता है? तो मुंड या सबर के नाम से कोल प्रजाति का वर्णन मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी और वृक्ष पूजा भी करती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनमें कुमार कुमारी प्रथा भी थी, और यह जो प्रजाति थी उसमें बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। बहु विवाह प्रथा भूटिया जनजाति में भी पाई जाती है। भूटिया जनजाति आपकी चमोली, पिथौरागढ़ और आपका जो चंपावत है उस क्षेत्रों में पाई जाती है, और यह प्रथा उनमें भी उपस्थित थी। शिव प्रसाद डबराल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि शिव प्रसाद डबराल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंस सकता है कि शिव प्रसाद डबराल ने किस प्रजाति को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं? तो वह कौन सी प्रजाति थी? कोल प्रजाति थी। इतना ही टॉपिक है दोस्तों, इतने ही से आपका क्वेश्चन फंस सकता है। यहीं से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यह क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी, और शिव प्रसाद डबराल चारण ने किसे भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं? वह कौन थी? कोल प्रजाति थी। तो आप बिल्कुल एक सीरियल बाई से लेकर कैसे कोल किरात खसाते हैं, उसके बाद कैसे यहाँ पर कुणिद आता है, फिर कुणिदों के बाद यहाँ पर शक आता है, शक के बाद कुषाण आता है, कुषाणों के बाद योध्य आता है, योद्धियों के बाद नाग आता है, नागों के बाद मौखरी, नागों के बाद गुप्त आता है, नागों के बाद मौखरी आता है, फिर कैसे गुप्त वंश आता है। ऐसे ऐसे आप बिल्कुल सीरियल बाई से पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं किरात प्रजाति। कोलों के बाद उत्तराखंड में किरात प्रजाति की स्थापना होती है। कोल एक क्या थे कि यह कैसे थे? कोल क्या करते थे? इनका जीवन निर्वाह कैसे था? जीवन निर्वाह कैसा था? ये कृषि करते थे, है ना, कृषि करते थे और पशुपालन भी ये किया करते थे। लेकिन जब किरात प्रजाति उत्तराखंड में आती है और वो क्या करती है कि कोल प्रजाति को अपने अधीन कर लेती है। जो किरात रहते हैं ये कोलों को अपने अधीन कर लेते हैं। अपने अधीन यानी कि जो कोल है वो किरातों के उसमें काम करेंगे, किसमें? उनके परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे। तो किरात प्रजाति थी उत्तराखंड में, किरातों का आधिपत्य की जानकारी हाँ, कोलों के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया? तो किरातों को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया। तो मुंडा और सबर किसे कहा गया था? साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को कहा गया था। स्कंद पुराणों में किरातों को भिल्ल कहा गया। इनकी भाषा वो बोली मुंडा थी, भाषा बोली मुंडा थी। अलग है दोस्तों, वहाँ पर मुंड कहा गया था साहित्यिक ग्रंथों में, मुंडा सबर। यहाँ पर इनकी भाषा क्या थी? मुंडा थी। इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक को आखिर जाती थी। कैसी जब प्रजाति थी ये? पशुपालक थी,
पशुपालक के साथ ही भ्रमणकारी भी थे, भ्रमण करते रहते और आखिरतक यानी शिकार भी करते रहते थे। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। किरातों के साथ अर्जुन का युद्ध बिल्व केदार, किरातों के साथ बिल्व केदार नामक स्थान में हुआ है, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। और इस जाति का वर्णन हमें किस किस ग्रंथों में मिलता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बन सकता है। इस जाति का जो हमें वर्णन है वह आपका बाणभट्ट की कादंबरी रचना में, कालिदास की रघुवंश महाकाव्य में, और जॉर्ज ग्रियर्सन और मेगास्थनीज की इंडिका में इनका वर्णन मिलता है कि इनके निवास की पुष्टि मिलती है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन भी मिलता है। वर्तमान अस्कोड और डेडिया नामक स्थान, अस्कोड यानी आपका पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र हो गया, उसमें ये निवास करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस के आधार पर किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानती है, वो राहुल सांकृत्यायन के आधार पर किरातों को प्राचीनतम जाति मानते हैं। और वहीं पर जो कोल को प्राचीनतम जाति मानती है वो कौन है, शिव प्रसाद डबरा चारण है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। फिर हम खस प्रजाति आते हैं। खस प्रजाति वह प्रजाति थी जिसने उत्तराखंड में नई सामाजिक व्यवस्थाएं लाई, नई सामाजिक व्यवस्थाओं को इसने उत्तराखंड में नई सामाजिक व्यवस्थाओं को इसने उत्तराखंड में जन्म दिया। तो किरात खस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत में युद्ध कौरवों के इतने नहीं है। राजशेखर की काव्य में से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन समय मध्य हिमालय के कार्तिकेय में नगर में खसाधिपति का राज्य था। भरत संहिता में खसों को तंगा कहा गया, तंगा। और ये उत्तराखंड में नई सामाजिक व्यवस्था ला, जैसे घर जमाई प्रथा लाते हैं, पशु बलि प्रथा लाते हैं। खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टिकुआ प्रथा है। यह सवाल बन सकता है कि टिकुआ प्रथा किस प्रजाति के अंतर्गत पाई जाती थी और टिकुआ प्रथा क्या थी। तो टिकुआ प्रथा एक वह प्रथा थी जिस प्रथा के अनुसार जो